में हम लोग को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या पढ़ना है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। समझ गया? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स जो है वह तीन तरह का, एक हो गया ज्योमेट्रिकल, दूसरा हो गया वेव ऑप्टिक्स और तीसरा हो गया क्वांटम ऑप्टिक्स। क्योंकि लाइट का नेचर दो तरह का है, एक वेव जैसा भी है और पार्टिकल जैसा भी है। वह डिपेंड करता है नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट पर। ठीक है, जैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल, और अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या डायफ्रैक्शन का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो लाइट बिहेव एज ए वेव हैं। जो हम लोग लाइट यूज करते हैं, जो लाइट विजिबल रेंज में है, उसका वेवलेंथ जो होता है 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रम के बीच होता है। 4000 से 7000 एंगस्ट्रम के बीच होता है विजिबल लाइट, और ये वेवलेंथ बहुत छोटा है। समझ गया? अगर कोई ऑप्टिकल डिवाइस का साइज अगर इस वेवलेंथ के कंपेरेबल है तो वैसे केस में लाइट का जो फिनोमिना वह वेव जैसा बिहेव करता है। तो हम लोग उसको जो है वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर ऑप्टिकल डिवाइस इस वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा हो जाए तब वैसे केस में हम लोग ऑप्टिक्स के सारे फार्मूला को ज्योमेट्री से एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए इसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। समझ गया? जैसे मिरर का साइज क्या है, बहुत बड़ा है वेवलेंथ से। वेवलेंथ है तुम्हारा 400 नैनोमीटर क्वार्टर में, एंगस्ट्रम में कहेंगे तो 4000, नैनोमीटर में कहेंगे तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में है ना। तो नैनोमीटर में तो बहुत छोटा वेवलेंथ है, और उसके रिस्पेक्ट में जो मिरर यूज कर रहे हो, लेंस यूज कर रहे हो, प्रिज्म यूज कर रहे हो, सब बहुत बड़ा साइज का है ना। तो ऐसी अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, ऑल फार्मूला ऑफ ऑप्टिक्स एक्सप्लेन बाय ज्योमेट्री कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या हो गया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स? तो हम कह सकते हैं द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, कहां से कहां तक वेवलेंथ है? 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर। H much smaller than optical device as like lens, mirror, prism, etc. Then डायफ्रैक्शन मतलब बेंड करने वाला फिनोमिना, डायफ्रैक्शन फिनोमिनन एज एंड डायफ्रैक्शन फिनोमिनन टेकन या निग्लेक्टेड, टेकन आउट या निग्लेक्ट कर सकते हैं, टेकन आउट, एंड ऑल फार्मूला ऑफ ऑप्टिक्स explain by geometry is called
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग वेवलेंथ जो लाइट का जो है बहुत छोटा लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल डिवाइस के रिस्पेक्ट में। जैसे प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर का साइज बहुत बड़ा है, जो वेवलेंथ इस पर फॉल कर रहा है वो बहुत छोटा है। समझ गया? 10⁻�0 वेवलेंथ कर सकते हो इसके रिस्पेक्ट में। तो हम ऐसे केस में सारे फार्मूला को किससे एक्सप्लेन करते हैं? ज्योमेट्री से। डायफ्रैक्शन फिनोमिना जो है टेकन आउट। डायफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं होता, डायफ्रैक्शन फिनोमिना वेव नेचर को फॉलो करता है। डायफ्रैक्शन फिनोमिना किसको फॉलो करता है? वेव नेचर को फॉलो करता है। समझ गया? तो वैसे केस में ऑल फार्मूला को हम लोग ज्योमेट्री से एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए नाम है इसका ज्योमेट्रिकल। चलिए, रे क्या है? लाइट। लाइट क्या है? द प्रोपगेशन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी goes from one point to another point in medium. The propagation of light energy goes from one point to another point in medium is called ray. क्या कहेंगे? लाइट रे कहेंगे। कहता ना कि रे आ रहा है, लाइट रे आ रहा है, लाइट एनर्जी आ रहा है। खिड़की जब ट्रांसपेरेंट रहता तो लाइट रे आता है ना। हाँ, एनर्जी का प्रोपगेशन। समझ गया? अब जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेस्ड ऑन 4 बेसिक लॉ। किस पर आधारित है? 4 बेसिक लॉ पर आधारित। लाइट रे स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है किसमें? हेमोजीनियस मीडियम। लाइट रे प्रोपगेटेड इन अ स्ट्रेट लाइन इन हेमोजीनियस मीडियम। लाइट जब भी प्रोपगेट करेगा स्ट्रेट लाइन किसमें? हेमोजीनियस मीडियम। हेमोजीनियस मीडियम मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम एवरी डायरेक्शन इज सेम, दैट मीडियम कॉल्ड हेमोजीनियस। समझ गया? लाइट रे goes a straight line in homogeneous medium। homogeneous medium मतलब है property of medium every direction is homogeneous medium ब्रैकेट में the property of medium every direction is same। समझिएगा? सब डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? उसको मीडियम। और लाइट क्या करेगा? लाइट रे गोज अ स्ट्रेट लाइन इन हेमोजीनियस मीडियम। समझ रहा है? जैसे मान लो कि सोर्स ऑफ लाइट है, इससे लाइट निकला, सोर्स ऑफ लाइट। तो जब भी हेमोजीनियस मीडियम रहेगा कैसे चलेगा? स्ट्रेट लाइन में चलेगा, स्ट्रेट लाइन। समझ गया? अब हम मीडियम को डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम किसे डिफाइन करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दो तरह का होता है, एक को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव समझ गया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। सिंपली क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गया? अब कैसे? It is defined as a ratio, defined as ratio of refractive index it is defined as a ratio of a speed of light in vacuum by a speed of light in medium। इसका मतलब म्यू, मैंने कहने का मतलब है कि वैक्यूम को कंपेयर किया किससे? मीडियम से। मीडियम कंपेयर किया किससे? वैक्यूम से कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया गया? वैक्यूम से कंपेयर किया। किसी मीडियम को अगर वैक्यूम से कंपेयर करते हैं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो C/V मीडियम। ये वैल्यू जब भी होगा तो एक से बड़ा होगा या एक के म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारा बुक में n से लिखा हुआ, n से या समझ गया? C का वैल्यू जानते हो कितना होता है? 3 क्या होता है? 8 मीटर है ना। अब जो है जैसे फॉर एयर आइदर वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझेगा। एयर के लिए 1.002 होता है तो लगभग 1 हो गया। वैक्यूम के लिए एग्जैक्ट 1 है। फॉर वाटर माने वाटर कंपेयर किया गया वैक्यूम से। म्यू वाटर क्या होता है? 4/3 ठीक है। फॉर ग्लास को कंपेयर किया गया वैक्यूम से। म्यू ग्लास 3/2। ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। ही मीडियम बराबर क्या लिखेंगे? म्यू बराबर क्या हो गया? C/V मीडियम। तो ही मीडियम बराबर क्या हो जाएगा? C/V। तो अगर किसी मीडियम में लाइट का अगर स्पीड निकालना है ऐसे निकाल लेंगे, है ना, इस फॉर्मूला से। अब कोई भी लाइट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, समझ गया, तो उसको जाने में कितना टाइम लगेगा? मान लो सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट अगर मीडियम हेमोजीनियस है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो म्यू बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट। हर जगह मीडियम एक जैसे। सोर्स ऑफ लाइट एस से चला, मान लो पी तक, है ना। ज्योमेट्रिकली कितना डिस्टेंस चला? कितना डिस्टेंस चला? या एस कर लो।
एस डिस्टेंस का, एस बराबर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट रे इन जिस मीडियम में चल रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, मीडियम में चल रहा है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू। टी बराबर हो गया टाइम टेकन बाय रे गोज फ्रॉम एस टू, है ना। तो टाइम बराबर कितना लगेगा, पहले लिख लो, निकालना हमको डिस्टेंस निकल गया, टाइम निकल गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम बराबर क्या पढ़ा है फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड फार्मूला पढ़ा है ना। तो टी बराबर क्या हो जाए, इधर मिटा दो ना, डिस्टेंस एस चला, स्पीड तो भी मीडियम, भी मीडियम बराबर सी बाय क्या होता है म्यू होगा। तो टी बराबर म्यू इंटू एस वाई सी, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा, ऑप्टिकल पाथ। इसको कहते हैं ऑप्टिकल पाथ, क्यों कहते हैं इसको ऑप्टिकल पाथ, क्योंकि इसका डायमेंशन जो होगा लेंथ की इक्वल होगा। अरे म्यू तो डायमेंशन लेस है, डिस्टेंस का लेंथ है ना, इसका मतलब लाइट ज्योमेट्रिकली एस चला लेकिन ऑप्टिकली कितना चला एल अपॉन। तो कहीं भी अगर टाइम टेकन थोड़ा निकालना है कि लाइट को एक जगह दूसरी जगह जाने में कितना समय लगा, तो ऑप्टिकल पाथ अपॉन सी। ऑप्टिकल पाथ कितना हो गया, ऑप्टिकल पाथ बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और गुना ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकली जितना चला उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से गुना कर दो मीडियम का। अगर म्यू 1 हो गया तो जितना एयर में ज्योमेट्रिकली चलेगा उतना ऑप्टिकली चलेगा, एयर में, समझ गया। लेकिन अदर मीडियम ज्योमेट्रिकली कम चलेगा, ऑप्टिकली ज्यादा चलेगा। म्यू से गुना ना हो गया, म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा है। ये हो गया तुम्हारा ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से गुना कर देंगे तो ऑप्टिकल पाथ निकल जाएगा। ऑप्टिकल पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। चलिए ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस समझ गया। अब देखो फॉर नॉन होमोजेनियस मीडियम, फॉर नॉन होमोजेनियस जिस मीडियम की प्रॉपर्टी बदलते रहे, जिसको हेट्रोजीनियस मीडियम भी कहते हैं, समझ गया। नॉन होमोजेनियस या हेट्रोजीनियस मीडियम, दैट इज म्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई देन, तब ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला, ऑप्टिकल पाथ बराबर इंटीग्रेशन म्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा dx, 1D है तो म्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, समझ गया। ऑप्टिकल पाथ लिखो, म्यू इंटू ds लिखो, म्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और इंटू ds। ऐसे तो 1D ज्यादा रहता है, इंटीग्रेट कर देगा। अब ऑप्टिकल पाथ निकल गया तो टाइम का निकलेगा। ऑप्टिकल पाथ फॉर्मूला लिख लिया, ऑप्टिकल पाथ में स्पीड ऑफ लाइट से भागा देंगे वैक्यूम में तो टाइम निकल जाएगा, है ना। इस पर क्वेश्चन देख लो, जैसे मान लो यह एक ग्लास स्लैब है, क्या है ग्लास स्लैब, इसका लंबाई 40 मीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ग्लास 3/4
कहा था लाइट यहाँ से वो इंटर किया, लाइट इधर से क्या कर गया, निकल के गया। तो लाइट को पार करने में कितना समय लगेगा? टाइम टेकन बाय लाइट रे goes from transparent glass. तो मेडिकली कितना चला? ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ बराबर एल बराबर म्यू इंटू क्या हो जाएगा? S एस। म्यू कितना? 3/2। एस कितना? 4 बराबर कितना होगा? 60 मीटर, है ना। अब इसको लाइट को पार करने टाइम कितना? टी बराबर L/c 60/3 गुना 10 टू द पावर 8 बराबर 20 गुना 10 टू द पावर -6 2 गुना 10 टू द पावर -7। हो गया? बेटा दिया नीचे। हाँ चलो लिखो। बराबर इंटीग्रेट कर देगा। म्यू डिपेंड्स ऑन एन dx, x कलम चल रहा है ना, 0 से लेकर के x बराबर 0 से लेकर के 40 म्यू कितना है? 2x प्लस 1 इंटू dx 0 से लेकर क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 0 से 40 x कट गया, 4 चौका 16 प्लस 40 1640 मीटर। अब टाइम कितना लगेगा? तो टाइम बराबर निकाल लेगा ऑप्टिकल पाथ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फ्रीक्वेंसी। नाउ टी बराबर L/c तो हो गया 40 अपॉन 10 टू द पावर 8 3 × 5 = 15 3 चौका 12 0.5 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। हाँ ना रे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम को कंपेयर करेंगे तो रिलेटिव, जैसे वाटर को ग्लास से कंपेयर करें या ग्लास को
वाटर्स कंपेयर करें, समझ गया। हाँ। तो ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स of one medium one with respect to medium बड़ा, क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू, समझ गया, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट refractive index of 1 by refractive index of n1 by n2 या n1 by 2। जैसे एग्जाम्पल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ग्लास का कितना होता है, लिखा था ना 3/2, ग्लास का कितना, वाटर का 4/9। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्या होगा, वाटर का 4/3/2 8/9, बराबर। अब दोनों का अगर गुना कर दो तो एक हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, कितने बड़ा होता है, चलो बेसिक कंसेप्ट में दूसरा नंबर, एनी लाइट रे आर independent from another light एक लाइट रे दूसरे लाइट रे से इंडिपेंडेंट, समझ गया। जैसे मान लो एक लाइट रे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट कन्वर्ज कर रहा है, तो इस लाइट को इससे मतलब नहीं, नहीं इससे इसको मतलब कर रहा है। सारा लाइट एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट। इसको कहते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कौन सा लाइट कहेंगे, कन्वर्जिंग। एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है ना, एक पॉइंट पर मिल कैसे, कन्वर्जिंग बीम। बीम में होता है समूह, बीम में क्या होता है, समूह, लाइट का समूह, कन्वर्जिंग बीम, समझ गया। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट से रियल इमेज बनता है। कैसे इमेज बनता है, रियल इमेज। अगर कोई लाइट रे वस्तुतः कट कर रहा है, एक दूसरे को कन्वर्ज कर रहा है, रियल इमेज बनेगा। दूसरा होता है डाइवर्जिंग, एक दूसरे से दूर जाएगा, एक दूसरे से कहाँ जाएगा, दूर जाएगा, एक दूसरे से कहाँ जाएगा, दूर जा रहा है एक दूसरे से। लेकिन पीछे बढ़ोगे ना, पीछे बढ़ोगे तो एपियर टू कन्वर्ज, एपियर टू कन्वर्ज करता हो, प्रतीत होगा। यहाँ क्या हो गया, एपियर टू कन्वर्ज। तो इससे जो इमेज बना उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। इसको कहते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ पर लिख लेगा, एपियर दिखाएगा, नीचे में लिख लेगा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ, डाइवर्ज करवाने एक दूसरे से कहाँ जा रहा है, तो दूर जा रहा है, लेकिन पीछे मिलाते हैं तो कॉन्वर्ज करता है, एपियर टू कॉन्वर्ज, समझ गया। और तीसरा होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब देखो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, पैरेलल जा रहा है, ये जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, इसको कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ। पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तीन ही तरह को बीम देखने को मिलेगा, कॉन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग या पैरेलल।
चौथा कुछ होने वाला नहीं है। नहीं है। चलिए तीसरा क्या है? Law of reflection. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हम लोग को लंबा पढ़ेंगे। और चौथा क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बस यही चार चीज है जो मेडिकल ऑप्टिक्स में समझ गया। अब हम लोग को रीड डाल देना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ गया? ऑप्टिक्स नाम लिखो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल करता, किस पर फॉल करता? Reflecting. रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे मान लो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल किया, समझा ना? तो जिस एंगल से इंसिडेंट करेगा नॉर्मल के साथ, किसके साथ? Normal. इसको सोर्स ऑफ लाइट हो गया, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। और नॉर्मल से उतना ही एंगल बना के क्या करेगा? Reflect. रिफ्लेक्टेड। इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड। समझा? और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होगा? एक प्लेन में होगा। तीनों क्या होगा? एक प्लेन। एक प्लेन। हेयर पहला, लॉ में पहला नंबर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal are lies in same plane at same point। एक प्लेन में होगा और एक प्लेन। पॉइंट पर होगा। एक पॉइंट। ये पॉइंट बना है, देखो इंसिडेंट है इस पॉइंट से, रिफ्लेक्टेड है इस पॉइंट से पास कर रहा है, नॉर्मल इस पॉइंट पास कर रहा है, तीनों एक पॉइंट पर रहा है और तीनों एक प्लेन में है, कर रहा है। ऐसे एक प्लेन समझो। लाओ को क्या लग तुम नीचे डेरियल जैसे एक प्लेन का मतलब है इससे, जैसे मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट यहाँ है, समझ गया? नॉर्मल यहाँ है ऐसे इस प्लेन में, ऐसे लाइट यहाँ चला, इंसिडेंट क्या यहाँ, तीनों एक प्लेन में है एक प्लेन, जिस प्लेन में ही है उसी प्लेन में ही है, ऐसे चला ऐसे गया और नॉर्मल। पिक्चर समझ में आया कैसा है? ये पिक्चर angle of incident and angle of reflection from normal is angle of incident, angle of reflection from normal हमेशा क्या होगा? सेम होगा। जितना एंगल से इंसिडेंट करेगा नॉर्मल से उतना एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गया? आखिर ये सब क्यों होता है? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इनका नाम था फर्मेट। क्या नाम था? फर्मेट। फर्मेट साहब की फिगर निकल लिया था ना। फर्मेट साहब का कहना था कि कोई भी लाइट रे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो कम से कम समय लेगा। हायर क्लास में पढ़ना है। फर्मेट
प्रिंसिपल क्या कहता है? एनी लाइट रे, एनी लाइट ray which from one point to another point in medium, ठीक। travel any light ray goes from one point to other point in medium. Minimum take least time. Minimum time. Minimum समझ रहा है? इसी चलते दोनों बात हुआ, समझ गया? हाँ। अगर इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल अगर एक प्लेन नहीं ना होगा तो ज़्यादा टाइम खाएगा। समझ गया? जैसे मान लो ये एक प्लेन में है तब कम टाइम, मान लो कि अगर हम नॉर्मल यहाँ रखते हैं तो लाइट ऐसे जाएगा, यहाँ आएगा, फिर ऐसे जाएगा। कौन पाथ बड़ा हुआ? जब नॉर्मल यहाँ रखने तो पाथ बड़ा ना हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ज़्यादा टाइम लग गया ना। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए पाथ मिनिमम कब होगा? जब ये तीनों एक प्लेन में हो, एक पॉइंट पर होगा। जैसे हम ये पॉइंट यहाँ ना लेके यहाँ ले तो लाइट यहाँ से चलेगा इसे, इस प्लेन में आएगा, फिर इस प्लेन से फिर यहाँ जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा, ज़्यादा डिस्टेंस चल ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब तीनों क्या होना चाहिए? तब कम से कम टाइम लगेगा। और कम टाइम होने के लिए इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब कम समय लगेगा। समझ गया? इसी कंसेप्ट से ये प्रूव किया गया, ठीक है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर, क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, क्या पढ़ेंगे? समझ गया? एंगल पहला नंबर, एंगल ऑफ deviation from plane mirror, angle of deviation from plane mirror। कोई मान लो प्लेन मिरर है ना? मान लो सोर्स ऑफ लाइट यहाँ है, यहाँ से लाइट चलेगा तो सोर्स से चलेगा। जैसे टॉर्च से लाइट चला, अगर ये मिरर नहीं होता लाइट कैसे जाता? कंटिन्यू ऐसे जाता। अगर मिरर नहीं होता तब, मिरर रहने की वजह से क्या होगा? इस पॉइंट पर जब फॉल किया तब रिफ्लेक्शन होगा, और जहाँ रिफ्लेक्शन होगा वहाँ नॉर्मल दिखाना होगा। नॉर्मल दिखा दिया, नॉर्मल से आई एंगल से इंसिडेंट किया, और जितना से इंसिडेंट किया उतना ही से रिफ्लेक्ट करेगा। ये एंगल आई इक्वल टू एंगल, दोनों एंगल क्या होगा? सेम होगा नॉर्मल के साथ। अब बताओ तो ये हो गया डायरेक्शन of इंसिडेंट रे। क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है। तो क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड। और इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। अगर मिरर नहीं होता लाइट ऐसे जाता, लेकिन चला गया ऐसे, तो डिवेट ना कर गया। जो जाना चाहिए था इधर, मिरर को चला गया इसे, डिवेट कर गया। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना? यहाँ से 180 होगा, दो कलर से दिखा देगा, ठीक है?
180, तो 180 तो डिविएशन डेल बराबर पाई माइनस आई प्लस आर, ये दोनों मिलकर आई प्लस आर, तो ये निकल जाएगा ना। हाँ अब आई आर बराबर है तो पाई माइनस 61 हो गया डिवीजन का फॉर्मूला। चल लिखो, अगर हम डिविएशन को रख दें वाई एक्सिस पर, इंसिडेंट एंगल को वाई हो गया, सी हो गया, तो स्लोप हो गया, स्लोप क्या है निगेटिव है, हाँ आई इक्वल टू 0 के लिए 5 होगा ऐसा ग्राफ। आई इक्वल टू पाई बाई 2 रखे तो डिविजन 0 हो जाएगा, पाई बाई डिविजन क्या हो जाएगा 0 रखेगा, इंसिडेंट एंगल डिविजन कितना होगा 5 हो जाएगा। इसे लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करा इससे सीधा पार कर जाएगा, डिविजन कितना 180 सर रहा है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब जो है डिविएशन ऑफ इंसिडेंट रे बाय 2 इंक्लाइंड मिरर, deviation of incident ray from to inclined plane mirror, किससे 2 inclined plane mirror से। चल लिखो, दो इनक्लाइंडेड क्या है प्लेन मिरर है, दोनों के बीच का इंक्लाइनेशन कितना है थीटा। ठीक है, मान लो एक सोर्स से लाइट चला, ठीक है, मिरर पर क्या किया इंसिडेंट, क्या किया मिरर पर, क्या नॉर्मल ड्रॉ करोगे, क्या करोगे रिफ्लेक्शन दिखानी नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना। इंसिडेंट एंगल कितना आई, अब जो है इधर आएगा आएगा, अब ई और ई एंगल दोनों क्या होगा बराबर, ये I1 लिखता है, हाँ? अब क्या लाइट पड़ा यहाँ, देखो यहाँ सोर्स से लाइट चला, P1 पॉइंट पे इंसिडेंट किया, तो रिफ्लेक्शन दिखाने के नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये I1 से इंसिडेंट किया, I1 से रिफ्लेक्ट करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। अब जो है यह लाइट ऐसे चला चला ऐसे, अब P2 पॉइंट पर इंसिडेंट किया, फिर यहाँ नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिखा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, I2 से इंसिडेंट तो कहीं से रिफ्लेक्ट करेगा। अब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इधर है, डायरेक्शन रिफ्लेक्टेड रे इधर, इंसिडेंट दोनों के बीच एंगल क्या कहलाएगा डिविएशन कहलाएगा। अब बताओ तो इस ट्रायंगल के लिए इसको P कर दो, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे P1 P2 P क्या लिखेंगे 2I1 प्लस 2I2 बराबर है I1 प्लस बराबर इक्वेशन
I1 है हाँ अभी पूरा 90 है तो 90 माइनस I1 होगा। हाँ बोलो ये पूरा 90 रेड कलर दिखा देगा 90 ये वाला एंगल कितना हो जाएगा माइनस 90 माइनस I2 I2 इसको O कर दो है ना। हाँ अब इन ट्रायंगल O P1 क्या होगा थीटा प्लस प्लस 90 माइनस 90 माइनस प्लस 90 माइनस I2 बराबर प्लस ई से ई से कट गया हाँ थीटा इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गया। अब देखो तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ लिखेगा इधर फ्रॉम वे एल बराबर क्या हो गया 2 थीटा हो गया। हाँ तो लाइट मिरर पर किसी भी एंगल से फॉल करे कोई भी इंसिडेंट एंगल से फॉल करे दो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जितना एंगल बन रहा है उसका दुगना डिविएट करेगा। समझ गया। जैसे 30 से फॉल करे 60 से फॉल करे या इस मिरर के पैरेलल फॉल करे कैसों फॉल करे दो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद डिविएशन कितना होता है 2 एंगल जितना दो मिरर के बीच में बनता है इसको दूसरा चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर पैरेलल प्लेन मिरर so now two parallel plane mirror दो प्लेन मिरर के बीच का दूरी क्या है d ठीक है। इसका लेंथ कितना है मान लो एक लाइट जो है सोर्स ऑफ लाइट मान लो सोर्स ऑफ लाइट यहाँ है ना हाँ कितना एंगल से इंसिडेंट किया लाइट मिरर के इस एंड पर थीटा की है ना। तो L बराबर हो गया लेंथ ऑफ ईच मिरर D बराबर सेपरेशन बिटवीन बोथ mirror theta equal to angle of L से है ना। अब देखो तुम लाइट यहाँ चलेगा फिर रिफ्लेक्ट करेगा आगे इधर फिर रिफ्लेक्ट करेगा एक थीटा फिर रिफ्लेक्ट आगे इधर हाँ फिर रिफ्लेक्ट करेगा आगे इधर माने थीटा ये थीटा होगा तीन लाइन पैरेलल है ये थीटा तो ये थीटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये थीटा है ना। मान लो पहला रिफ्लेक्शन किया यहाँ ना पहला रिफ्लेक्शन किया तो कितना डिस्टेंस चला मिरर के लॉन्ग x दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ फिर किया तो फिर चलेगा x ये एंगल थीटा दी थीटा ये भी फिर x होगा। तीसरा रिफ्लेक्शन किया यहाँ ये भी x फिर होगा एंड ईच रिफ्लेक्शन से मिरर के लेंथ के लॉन्ग कितना चल रहा है n इक्वल टू हो गया टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन between both parallel mirror between two parallel mirror
समझ रहा? तो tan थीटा लगा दो। tan थीटा और क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर, इसको मान लो P1, इसको N, इसको मान लो P2 इन ट्रायंगल P1 N P2 tan थीटा परपेंडिकुलर बाय ये हो जाएगा बेस हाइपोटेनस डी x बराबर डी tan होगा। एल वाई एल बराबर एल अपॉन डी tan निकल लेगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन फार्मूला से। तरीका समझ गया? फार्मूला नहीं भी आए तो फिगर बना के निकाल सकता है। प्लेन मिरर इज rotated by angle theta, then reflected light will rotated angle 2 theta। समझ गया? देखो कैसे दो कलर का यूज करेगा, 2 या 3 कलर, ठीक है? ये मिरर M1 हो गया। रेडवा चला ले हो रेड अब यहाँ से सोर्स है, सोर्स से लाइट चला। अब इस मिरर पर नॉर्मल डाल दिए। ये तो तुम्हारा सोर्स फिक्स रहेगा तो इंसिडेंट एंगल फिक्स रहेगा, एकदम तो कोई चेंज होगा नहीं इस नॉर्मल से, है ना? लेकिन अब हम मिरर को रोटेट कर दे कितना एंगल से? थीटा से ना, रिफ्लेक्टेड ना घूमेगा 2 थीटा से। मिरर रोटेट कर दिए कितना से? मिरर रोटेट कर दिए थीटा, मिरर हो गया थीटा से रोटेट कर दिया। अब नॉर्मल नया वाला नॉर्मल अब ऐसे हो गया, N1 से क्या हो गया? अब देखो ये नॉर्मल जो है इस मिरर के साथ कितने बना रहा था? 90, है ना? अब ई नॉर्मल जो होगा, ई नॉर्मल इस मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90। इस मिरर के साथ 90 बनाएगा। ये थीटा 90 है, अभी थीटा है, ई का एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा इस नॉर्मल के साथ? ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है, ये थीटा होगा। समझता है? हाँ? अब है कि ये इंसिडेंट है इस नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा? इस नॉर्मल से, नया वाला नॉर्मल से 2 थीटा। तो यहाँ से यहाँ एंगल लग रहा है 2 थीटा। ये क्या है? इंसिडेंट। अभी क्या है? थीटा। तो दोनों जोड़ के 2 थीटा नहीं, क्या होगा? इंसिडेंट प्लस थीटा, आई प्लस थीटा बोलो। अपना मान से 2 थीटा कर दो। देखो ठीक से पढ़ कि ये एंगल क्या है, ये एंगल कितना है? आई है, थीटा है, आई प्लस थीटा। अब चलो ये रिफ्लेक्टेड लाइट, जितना एंगल से इंसिडेंट किया है, ठीक है, उतना ही एंगल से इस मिरर से M1 मिरर से, ये M2 मिरर, M1 मिरर से आई एंगल से इंसिडेंट किया है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वह कितना में से इंसिडेंट रिफ्लेक्ट करेगा? आई से। भी आई हो जाएगा पहला।
रिफ्लेक्टेड, लेकिन अब यह इंसिडेंट रे इस नॉर्मल से कितना इंसिडेंट कर आई प्लस थीटा थीटा से। अब रिफ्लेक्टेड लाइट पे R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब इस नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा ये आई प्लस आई प्लस थीटा। बनाएगा। सेकंड रिफ्लेक्टेड लाइट तो रेड से दिखा सकते हैं, बनाएगा आई प्लस थीटा। अब दो रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच का एंगल, अब देखो तो ई वाला एंगल कितना होगा, ई वाला एंगल यहां से यहाँ थीटा है, यहां से यहाँ क्या, हाँ ठीक है। ई वाला एंगल क्या है तुम्हारा, आई है। हाँ यह रिफ्लेक्टेड लाइट R1 जो है इस नॉर्मल से कितना एंगल बनाना, आई बनाएगा। तुम्हारा आई है कि ना है, हाँ ये एंगल इसको थीटा में लगाओ, ये आई है ना आई, तो ये आई हो गया, ये आई हो गया, अभी थीटा हो गया, तो एंगल का कितना होगा आई माइनस थीटा हो गया। ये टोटल आई प्लस थीटा है, ये एंगल कितना होगा आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा, इसे ही बराबर कितना, थीटा। क्लियर है। तो दो रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच का एंगल कितना होगा 2 थीटा। अब मिरर घुमा कौन बाइज, देखो तो क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड लाइट घुमा कौन बाइज, तो जिस सेंस में मिरर घुमाओगे उसी सेंस में क्या घूमेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट में समझ गया। मिरर घुमाओगे आई से तो रिफ्लेक्टेड लाइट घूमेगा आई से, मिरर घुमाओगे आई से तो रिफ्लेक्टेड लाइट घूमेगा उसी सेंस में, समझ गया। इतना नहीं एंगल है, एग्जाम में दिखाना तो मुश्किल है, लेकिन याद रखो क्वेश्चन इसी तरह आता है कि मिरर को थीटा से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितना से घूमेगा, 2 थीटा से। 2 थीटा से। उसी तरह से अगर हम मिरर को ओमेगा बराबर एंगुलर स्पीड ऑफ मिरर, एंगुलर स्पीड ऑफ, अगर मिरर का एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगुलर स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड क्या होगा 2 ओमेगा। अरे ओमेगा चेंज ऑफ एंगल को हम कहते हैं एंगुलर स्पीड। तो मिरर तुम घुमा रहे हो थीटा से तो 2 थीटा से, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दुगना है, तो एंगुलर स्पीड क्या होगा, दुगना होगा। चलिए ये तुम्हारा मिरर है ना, और यहाँ जो है एक आदमी है, आदमी कहाँ के यहाँ, आदमी कहाँ के यहाँ, हेड ऊपर रहेगा, कहाँ रहेगा हेड, और नीचे रहेगा क्या चीज, पैर, फुट। कंप्लीट इमेज देखना का मतलब सिर से पैर तक ना देखेगा, सिर देखेगा खाली पैर गायब हो जाएगा। कंप्लीट इमेज में ऊपर से नीचे तो एक रे हेड से चलेगा, कहाँ चलेगा, और इसके आंख पर पहुंच, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए आंख पर पहुंचेगा, तभी अपना सिर को देख लेगा। समझ रहा है, ये I1 से ये भी I1 हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। दूसरा रे इसके पैर से चलेगा, ऑब्जेक्ट तो पैर हुआ, पैर से चलेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ पहुंचना चाहिए, इसके कहाँ पहुंचना चाहिए रिफ्लेक्ट करने के बाद, पैर देखने के लिए कहाँ पहुंचना चाहिए रिफ्लेक्ट करने के बाद, इसके आईज आंख पर, बोलो आंख पर पहुंचना चाहिए। ये एंगल कितना हो गया आई, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो गया P1, ये क्या हो गया, है ना।
ये वाला लंबाई को y1 मान लो, ये लंबाई को क्या मान लो। अब बताओ ये लाइन, अब ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये I1 है तो ये भी I1 होगा, बोलो। अच्छा ये क्लियर, इसको जरूरत है नहीं। चलो इसको N1 मान लो, इसको क्या मान लो, N2 मान लो, है ना। देखो तो E अगर y1 है तो ये भी y1 होगा, और E y1 हो गया, हो गया। और ये एंगल सेम है तो ये भी y1 होगा, समझता है ज्योमेट्री से। और एंगल सेम है, सब साइड लेंथ सेम होगा। E y2 है तो ये वाला y2 होगा, होगा। हो जाएगा। और E y2 है और E एंगल सेम है तो ये भी क्या होगा, होगा y2, बोलो। तो टोटल साइज ऑफ मिरर, साइज ऑफ मिरर, साइज ऑफ मिरर बराबर y1 प्लस y2। और टोटल हाइट ऑफ मिरर आदमी का मान लें h, मान लें h बराबर क्या हो गया, टोटल हाइट ऑफ पर्सन, है ना। h बराबर क्या लिखेंगे, 2y1 प्लस y1, 2y1 y2 प्लस y2, h बराबर 2 कॉमन आएगा, y1 प्लस, तो y1 प्लस y2, साइज ऑफ मिरर बराबर h/2 हो गया। इसका मतलब मिरर का साइज आदमी के हाइट के क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। नहीं, अगर 6 फीट का आदमी है, उसका कंप्लीट इमेज अगर मिरर में बनना है, कंप्लीट इमेज कहाँ बनना है, मिरर में, तो मिरर का मिनिमम साइज कितना होना चाहिए आदमी का हाइट के, 6 का है तो कितना, 3 फीट का होना चाहिए। जब याद रहना चाहिए मौखिक, समझ गया। मिनिमम साइज ऑफ मिरर 3 फीट होना चाहिए। अगर 5 फीट का आदमी है तो 2.5 फीट कम से कम होना चाहिए, समझ गया। ड्रेसिंग टेबल में जो शीशा लगा रहता है वह 3.5 फीट का रहता है, इसका 7 फीट तक के आदमी को कंप्लीट इमेज बना सकता है, समझ गया। यार देखता होगा तुम लोग, अच्छे में शीशा लगा रहता है ना गोदरेज में, उसका मिनिमम हाइट जो रहता है 3 फीट रहता है, जहाँ 6 फीट का आदमी उसमें इमेज आराम से देख सकता है। चलिए टू समझ गया। तुम्हारा दीवार बीच में, दोनों के बीच का दूरी क्या है, आदमी यहाँ खड़ा है ना, आदमी कहाँ पे है, मेरा तो क्या होगा, यहाँ से आगे दूरी कितना है, dy है। तो पहले तो इसको मान लो कि टॉप हो गया, ये हो गया क्या मान लो इसको, वॉल का एक टॉपिंग P1, इसको मान लो है ना। अब P1 से रे चला, और इसको देखना ध्यान से चलेगा, कहाँ पड़ेगा इसके रिफ्लेक्शन के बाद, आँख पे ना देखेगा, रे आँख पर, यहाँ से रे चल आँख पर पड़ेगा तो इसको देख लेगा। जितना एंगल से इंसिडेंट किया उतना ही एंगल से, ये भी I1 लिख दें। और दूसरा बॉटम से चला, एंगल दिखाने में कलर का यूज करेगा, ठीक है, हो गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये हो गया I2, तो क्या हो जाएगा I2, ये हो गया I, है ना। ये वाला ऐसे डी मत लिखा, यहाँ से डी लिखो, है ना, कुछ नहीं होगा। यहाँ से डी है, यहाँ से यहाँ dy2 है, तो ऑटोमेटिक है कि दूरी क्या हो जाएगा
d/2 हो जाएगा ना। हाँ अब देख लिया। अब हमको निकालना है, देखो यहाँ से इसको लाइन पे ऐसे ये हो गया n1, ये हो गया क्या चीज n2, ये हो गया p1 डैश, ये हो गया p2 डैश। अब देखो यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है, ये हो गया I1 होगा ना, हाँ। ये I1 है, दोनों लाइन पैरेलल है। अगर E I2 है, अभी पैरेलल है, ये वाला लाइन, ये लाइन पैरेलल है, ये I2 है, ये भी I2 हो जाएगा, हाँ होगा I2, बोलो। हाँ इसको n कर दो, ठीक है। अब बताओ तो tan I1 क्या, अच्छा एक डिस्टेंस को y कहते हैं, ये डिस्टेंस y1, अब एक डिस्टेंस को y2, साइज ऑफ मिरर हो जाएगा y1 प्लस y2। अच्छा इन ट्रायंगल P1 डैश n E में क्या ले सकता है, tan I1 बराबर y1 अपॉन d/2, है ना। या डायरेक्ट लिखो फ्रॉम फिगर, बड़ी लिखना पड़ेगा, फ्रॉम tan I1 बराबर इस ट्रायंगल से y1 बराबर d/2। अब इस ट्रायंगल से, बड़का ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं, इसको मान लो y डैश, क्या लिखेगा y डैश प्लस y1 डैश कर दो, हाँ y बराबर d होगा ना, हाँ तो d कट गया, तो y1 डैश बराबर 2y1 होगा। हाँ tan I2 क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये वाला डिस्टेंस y2 डैश मान लो, ये वाला डिस्टेंस सेम होगा ना, ये तो y2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा और y1 ना, ये y1 होगा, क्या लिखेगा y2 डैश अपॉन d बराबर इसमें y2 अपॉन d/2 कट गया, y2 डैश बराबर 2/2 लिख देगा। तो टोटल साइज ऑफ वॉल कितना हो गया, टोटल साइज ऑफ वॉल को मान लो h, क्या मान लो h, टोटल साइज ऑफ वॉल इक्वल टू h, और h बराबर क्या लिख सकते हैं y1 प्लस y1 डैश y2 प्लस y2 निकाल चुके हैं, तो 3 कॉमन आ जाएगा, y1 प्लस y2 आ जाएगा, बोलो। हाँ तो साइज ऑफ मिरर यहाँ लिख रहा है, इतना लिख रहा है, तब आदमी बीच में खड़ा होकर के देख सकता है। तो मिनिमम साइज ऑफ मिरर, मिनिमम साइज ऑफ मिरर बराबर क्या होगा h/3। तब बीच में आदमी खड़ा होकर क्या कर सकता है, देख सकता है। चल लिख, image formation from plane mirror, चलो image formation from plane mirror, क्लियर है, ठीक है। मान लो ये आदमी है, ये और इसी का इमेज बनाना है,
तो कैसी इमेज बनाएंगे? पहला यहाँ से एक रे चलेगा ऐसे, चला, हाँ यहाँ से दो रे ले लो, दूसरा रे चला ऐसे, इंसिडेंट करेगा, ऊपर में ऊपर में एक चला ऐसे, ठीक है, एक प्लेन में तो रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा। तो बताओ ई रे चला, इन नॉर्मल इंसिडेंट किया तो उसी पाथ पर लौट जाएगा। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। जितना एंगल ई बनेगा I1 उतना ही एंगल बनेगा यहाँ I1 बनेगा। अब देखो दो रिफ्लेक्टेड लाइट, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों डाइवर्जिंग है ना, तो पीछे बढ़ाओगे तो क्या करेगा? कन्वर्ज करता हुआ प्रतीत होगा। अपीयर टू कन्वर्ज लिखा है ना, कन्वर्ज करता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। हेड डाल दिया था नहीं, तो लिखो हेड डालो, हेड डालो, हेड डालता है छोटा प्लेन मिरर है। अगर सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका इमेज बनाना, एक रे चला ऐसे, उसी पाथ पर लौट जाएगा I0 R0, दूसरा रे चला ऐसे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट, एंगल लगभग सेम रहना चाहिए, ठीक है। जिस एंगल से इंसिडेंट किया उसी एंगल से क्या कर जाएगा? जो पीछे बढ़ा, ये हो गया पीडस, उसी पाथ पर लौट जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को I2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? होगा, हाँ, तो इसको पीछे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाएगा, हाँ, क्या हो गया इमेज? पीछे बढ़ाए, समझ गया? इमेज बन गया P डैश और मर रहा है, नॉर्मल इंसिडेंट किया उसी पाथ पर लौट गया, और ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, ठीक है। अब बताओ, मान लो ये D डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है ना, देखो तो ई ट्रायंगल EI है, इसको पीछे बढ़ाओगे पीछे, तो ये अगर I1 है तो ये भी I1 होगा, अभी I1 होगा तो ये भी I1 होगा, इसको पीछे बढ़ाओगे तो EI2 है तो ये भी I2 होगा, अभी I2 है तो ये भी I2 होगा, होगा, बोलो। ठीक है। अब बताओ ई एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 है, अच्छा ई I1 है तो ये भी I1 होगा, ई ट्रायंगल, अब ये दोनों कॉमन साइड है, RH से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ई ट्रायंगल बराबर ई ट्रायंगल, और ई ट्रायंगल बराबर ई ट्रायंगल है, ई I2 है तो ये भी I2 होगा, राइट एंगल साइड एंगल से, और H राइट एंगल
RHS राइट हाइपोटेनस, तो 90 देखो हाइपोटेनस सेम हो जाएगा, होगा ना, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया, साइड हो गया, सेम हो जाएगा ना। कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये ट्रायंगल पूरी तरह से ढक लिया, ये ट्रायंगल इसको ढक लिया, ये ट्रायंगल इसको ढक लिया, हाँ। तो जो डिस्टेंस यहाँ वही डिस्टेंस यहाँ, और जैसा इमेज ही वैसा इमेज यहाँ बनेगा। इसका मतलब है कि फॉर इमेज हम क्या कर सकते हैं, फॉर इमेज, ठीक है। पहला पॉइंट, ये तो वर्चुअल इमेज बन रहा है, बिहाइंड द मिरर रिफ्लेक्टेड लाइट, डाइवर्जिंग लाइट को पीछे बनाता ना इमेज बना, इसलिए वर्चुअल इमेज बना। कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज बनेगा तो समझ जाओ कि हमेशा सीधा बनेगा, जैसा हो वैसा नहीं इमेज दिखाई देता तुमको प्लेन मिरर से, हाँ। उल्टा मुंह वैसा ही। सीधा। इसका मतलब है कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। क्या होता है, सीधा। सीधा, सीधा, समझ गया। और तीसरा हो गया इक्वल साइज, इक्वल साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस शेप का ऑब्जेक्ट है उसी शेप का इमेज बनेगा। जैसा तुम्हारा फेस वैसा ही ना इमेज बनता है। हाँ। और चौथा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पर पीछे इमेज बनेगा। जैसा मिरर के सामने, मिरर से 2 मीटर दूरी पर खड़ा है, तो मेरा इमेज मिरर के पीछे कितना दूरी पर बनेगा, 4 मीटर। मिरर से कितना दूरी पर बनेगा, 2 मीटर। हमसे ना 4 मीटर। हम कोई पूछे कि तुमसे कितना दूरी इमेज बनेगा, तो तुमसे 4 मीटर इमेज बनेगा। तुम मिरर के सामने 2 मीटर पर खड़ा हो, तुमसे इमेज की दूरी 4 मीटर होगा, लेकिन मिरर से तो 2 मीटर होगा, और किधर की तरफ होगा, पीछे के तरफ, बिहाइंड द मिरर। Behind the mirror, equal distance of object from mirror, या relative to mirror, relative to mirror, mirror के respect। चलिए